हूँ आपके साथ श्रुति शुक्ला। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देखिए, ये सिर्फ शायरी ही नहीं है, बल्कि ये वो शब्द हैं जिसे लाखों पत्रकार जीते हैं। फिलहाल किस्से पत्रकारों के इस दूसरे एपिसोड में हम आज आपको उस पत्रकार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी लेखनी के बल पर लोग उनको प्यार करते हैं। इनकी लेखनी लोगों के दिलों पर राज करती है, यानी कि नावेद शिको साहब की हम बात कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पत्रकारिता, आपको काफ़ी अनुभव है इस पत्रकारिता का। अगर बात की जाए तो 25-26 साल आपको इस पत्रकारिता में ही हो चुके हैं। तो क्या कुछ देखा सर, कैसे जो है चैलेंजेस आपके सामने अब तक आए हैं इस पत्रकारिता के दौरान? बहुत सारे बदलाव देखे। मुझे लगता है कि करीब 2.5 दशक के दौरान मैंने देखा है कि बिल्कुल ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क हो गया है। क्योंकि तब और अब में सिर्फ एक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट चैनल, सिर्फ यही बदलाव नहीं आए हैं, बल्कि काम करने के तरीक़ों में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और कंटेंट में बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, उसमें बदलाव आए हैं। हम लोग को तो याद है कि एक दौर था जब शुरुआत हम लोगों ने की थी, उस ज़माने में रिपोर्टर हाथ से कॉपी लिखता था। कंप्यूटर आ गया और फिर ये ज़रूरी हो गया कि कॉपी आपको हाथ से नहीं देनी होगी। तब हम लोग घबराए घूमते थे कि जल्दी से टाइपिंग कैसे सीखें, और ये बड़ी एक चुनौती हुआ करती थी। खैर, मोबाइल का कोई दौर नहीं था, रिपोर्टिंग करनी है। और सुबह 11 बजे मीटिंग हुई, वहाँ ये सारी चीज़ें तय हुई कि भाई आज शहर में ये प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर हम लोग मज़दूरों की तरह निकल जाते थे और अपने असाइनमेंट किए। अगर स्पेशल कोई एक्सक्लूसिव खबर हुई तो उस पर काम किया, कोई प्रोग्राम हुआ उसको कवर किया, शाम को आए खबर फाइल कर दी। एक बुनियादी जो मैंने बदलाव देखा है कि हम लोगों ने, शायद वो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, मैं आज तक नहीं समझ पाया, कि ट्रेनिंग एक बहुत लंबी होती थी। मतलब जब हम लोगों ने शुरुआत की है तो मान के चलिए कि हम लोगों को एक, जो हमारे सीनियर्स थे वो पत्रकार मानने को तैयार ही नहीं थे। जब हमारी खबरें ऑल एडिशन छपती थीं, खबरों पे रिएक्शंस होते थे, अखबार को फ़ायदा होता था, चर्चाएं होती थी, शाबाशी मिलती थी, लेकिन फिर भी हम एक ट्रेनी रिपोर्टर, एक लंबे समय तक हम लोग अपने ब्यूरो रिपोर्टर के पास में बैठने की हैसियत नहीं करते थे। एनेक्सी क्या होता है, सचिवालय क्या होता है, कुछ नहीं। 8-10 साल तक कम से कम उस ज़माने का रिपोर्टर जो है उसको बिल्कुल मथा जाता था। लोकल रिपोर्टिंग क्या होती है, ब्यूरो रिपोर्टिंग बाद में होती है, फिर स्पेशल आप कैसे करोगे, बीट कैसे चेंज होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के दौर में मैंने देखा है, और मैंने कई इस वक्त जो चैनल्स हैं डिजिटल बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी काम किया है और कई लोगों से काम मैंने लिया भी है। तो जो भी बच्चा आता है, जो भी यंग इस ग्लैमर से प्रभावित होकर आता है, उसको सीखने का उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। वो कहता है कि बस मुझे आप एक बड़ा असाइनमेंट दीजिए, मैं पॉलिटिकल, मैं ब्यूरोक्रेट्स, मैं जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। जबकि जब हमारा दौर था तो हमारे सीनियर्स जो वो चाहते थे वो हमारे भले के लिए चाहते थे। हमें रगड़वाया जाता था, हमें हर बीट पे काम करवाया जाता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक सौभाग्य कहेंगे और आज की पीढ़ी का ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी नहीं है। सीखने को, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि सीखने का मौका नहीं मिलता है, उसको हका दिया जाता है कि आपको इस शक्ति को खुश करना है, इसको ब्लैकमेल करना है। या अगर निगेटिव खबर का मतलब, हम लोग निगेटिव खबर नहीं कहा जाता था, हम लोग सवाल उठाने वाले ज्वलंत मुद्दों पर काम करते थे, या हमारे पास एक बहुत ठोस एविडेंस मिल जाते थे। जब किसी चीज़ की कमी के ऊपर, किसी भ्रष्टाचार के ऊपर, किसी बेईमानी के ऊपर जब हम खबर लिखते थे तो बड़े मजबूत दस्तावेज हम इकट्ठा कर लेते थे, तब हम एक एक्सक्लूसिव खबर लिखते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जो देखने में मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब तरफ मीडिया में ये हो गया है, या तो हम गजब के समर्थक बन गए हैं और या फिर हम विरोधी बन गए। यानी हमें हाथ दिया जाता है कि इसके विरोध में खबर निकाल के जबरदस्ती लाओ, एविडेंस हो या ना हो, ये इसकी प्रशंसा करो, अगर प्रशंसनीय नहीं भी है तब भी प्रशंसा करो। तो श्रुति, अब ये है कि जाहिर सी बात है कि सब कुछ बदलता है, दौर में, हर चीज़ बदलती है। हमारे घर में कल आंगन हुआ करती थी, आज
का समाज फ्लैट में रहता है। कल गौरैया दिखाई देती थी, आज चिड़िया गायब हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलाव के साथ में बदल जाती हैं। मुझे लगता है कि पत्रकारिता भी अब बदल गई है, लेकिन आज भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी आशा की एक किरण। सर, आपने एक बात बोली अभी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ने कई लेख लिखे हैं, कई चीज़ें तमाम हमने रिपोर्टिंग भी की है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, क्या जब आप वो खबर दिखाते थे तो जैसे जिस तरह का दबाव पड़ता है एक रिपोर्टर के ऊपर कि ये खबर आप मत चलाइए, सत्ता जो है लगातार सरकार जो है दबाती रहती थी, क्या आपके सामने ऐसा कभी आया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन पहले दाल में नमक के बराबर ऐसा था। अब नमक ज़्यादा है, दाल कम है। पहले ऐसा होता था कि हमारे जो संस्थान हुआ करता था, जहाँ भी हम काम करते थे, उसका किसी बाय द वे हम किसी एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल संस्थान है, वहाँ मुझे लगा कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कि बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट था। वहाँ बच्चों को बेवकूफ़ बना के एडमिशन दिए जाते थे सिखाने के नाम पर, और बच्चे बाद में पछताते थे और कहते थे कि हमसे मोटी फीस ले ली गई, जैसा वादा किया था। तो मैंने एक स्टोरी निकाली और मैंने वो खबर जब फाइल की तो बाद में पता चला कि हमारे अखबार के मालिक, बड़ा अखबार था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मालिक का भी नाम नहीं लूँगा, उनसे उनकी दोस्ती थी, तो वो खबर रुक गई जी। तो इस तरह की मतलब एक दो किस्से होंगे, लेकिन आज के दौर में जब नौकरी की जाती है तो पहले ही बता दिया जाता है कि उस रास्ते पर मत जाना, इस रास्ते पे तुम्हें जाना है, क्योंकि उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं जी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि मुझे लगता है, हालांकि कई टीवी चैनल्स पे इस तरह की पत्रकारों की पत्रकारिता के ऊपर बहस हुई और हमारे कई साथी हम लोग साथ में बैठे थे, तो मेरी बात को उन्होंने गलत साबित करने की मेरे एक मित्र ने कोशिश की। उसमें क्या है कि पत्रकारिता आज जो मीडिया हाउसेज है वो बहुत खर्चीले हो गए हैं, उनको खर्चा चाहिए है, कमाना भी है, तनख्वाह भी देने हैं, संसाधन भी जुटाने हैं, इसलिए वो कुछ इस रास्ते पे चलते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। कल के दौर में एक सीमित संसाधन से अखबार निकलते थे, उनके उतने खर्चे नहीं थे, जितना उनको अगर सरकारी विज्ञापन मिलता था उससे काम चला लेते थे। अब मीडिया हाउसेज में जैसे कोई एक चैनल है, उस चैनल का सबसे बड़ा खर्चा है कि उसको जहाँ दिखाया जाना है उसकी बहुत करोड़ों रुपए फीस होती है, इक्विपमेंट्स हैं, स्टाफ है, कन्वेंस है, इस तरह से लाइसेंस है, इस तरह के इतने खर्चे जब हो गए हैं तो वो पैसा आखिर कहाँ से लाएंगे? वो सरकार के साथ में कोई ट्यूनिंग बनाएंगे या कारपोरेट जगत के साथ में कोई ट्यूनिंग बनाएंगे ताकि उनके पास रेवेन्यू आए, और रेवेन्यू आए तो वो खर्च करें। कल के दौर में इतना खर्चीला नहीं हुआ करता था। जैसे कि अखबार का दौर जब हुआ करता था तो अखबार बिकता था और अखबार में कागज़ भी कोटे पे मिलता था, तो अखबार के मालिक के पास इतना बोझ नहीं था कॉमर्शियल, तो वो इतने समझौतावादी नहीं हुआ करता था। यही वजह थी कि कई किस्से हैं और अपने सीनियर बताते हैं कि मुख्यमंत्री एक अखबार के ऑफिस में आए और संपादक ने कहा कि वेट कर ले थोड़ा, मैं एडिटोरियल लिख रहा हूँ। तो आज एक बड़े से बड़े संस्थान का मालिक सीएम से मिलने जाता है और बैठ के वापस मिल भी नहीं पाता है, उसको 4 चक्कर करता है। तो उसकी वजह ये है कि हम सत्ता के मोहताज हो गए हैं, हम कारपोरेट के मोहताज हो गए हैं, और जो मीडिया हाउसेस हैं वो किसी मिशन से नहीं चल रहे हैं, उसको कॉरपोरेट जगत ही चला रहा है या सरकारें बैकडोर से चला रही हैं ताकि मीडिया के ज़रिए वो जनता को प्रभावित कर सके, अपने कहीं ना कहीं एक झूठ के ज़रिए या सच के ज़रिए अपने एक जनाधार से रिश्ता जोड़ सके। सर, आपने जो है पत्रकारिता की शुरुआत कब आपको लगा कि हमें इस सफ़र में आना चाहिए? जी बिल्कुल सही। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो एक तो थोड़ा सा एक घरेलू माहौल होता है, घर में कुछ लोग पत्रकार थे, ये सब चीज़ें देखता था, वो बातें होती थी, खबरों की बातें होती थी। एक अखबार लखनऊ का बड़ा मशहूर था, उसका एक कॉलम था काँव काँव, उसकी चर्चा होती थी। दूसरी बात ये कि मेरे अंदर एक कुछ क्रिएटिविटी का एक कीड़ा था, उसी वजह से मैं 2 चीज़ों से पढ़ाई के दौरान जुड़ा, एक थिएटर रंगमंच से, और हालांकि रंगमंच का हमारे घर में माहौल नहीं था लेकिन कुछ दोस्तों से हमें रंगमंच के बारे में मालूम हुआ, और एक थिएटर। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी, ये बड़ी मज़ेदार बात है।
जब मैं थिएटर में गया और वहाँ मैंने देखा कि नाटक क्या होता है, कैसे रिहर्सल होती है, कैसे किसी नाटक का मंचन होता है, कैसे ऑडियंस आती है, कैसे हमारा डायरेक्टर हमें पढ़ना सिखाता है, बोलना, मॉड्यूलेशन और ब्लॉकिंग, ये सारी चीज़ें। इसके साथ में हमने थिएटर की कुछ बारीकियों को एज अ एक्टर मैंने कम सीखा। मैंने थिएटर के माहौल में जो उसके अलग अलग आयाम है कि थिएटर में क्या योगदान रहता है, लाइट का क्या रहता है, सेट क्या क्या रहता है, स्क्रिप्ट का क्या रहता है, रिहर्सल कैसे होती है, परफॉर्मेंस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जब मैंने जो थिएटर में सीखी, तो दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा शौक था पत्रकारिता, यानी लिखना, क्रिएटिविटी से जुड़ी दोनों चीज़ें। तो मैं सांस्कृतिक संवाददाता के तौर पर मुझे याद है कि नवजीवन उस ज़माने में नेशनल हेराल्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, तो उसकी स्थितियाँ ख़राब हो गई थी, वहाँ यूनियन थी, हड़ताल होती थी और तमाम चीज़ें दिक्कतें चल रही थी। तो क्योंकि एक बड़ा मीडिया हाउस था और बड़े बड़े लोग वहाँ पर जो थे वो कुछ उनका मैनेजमेंट के साथ झगड़ा चल रहा था, वो स्ट्राइक कर देते थे, तो अखबार में स्पेस हम जैसे नए लड़कों को मिल जाती थी। हम लोग पढ़ाई करते थे, थिएटर भी करते थे। सर ये थिएटर आपका कब से, कॉलेज टाइम पे स्टार्ट हुआ या स्कूलिंग टाइम पे? ये नहीं कॉलेज टाइम में, स्कूली टाइम में नहीं, कॉलेज में, मतलब ये इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में। अच्छा। थिएटर में हाँ, कुछ दोस्त ऐसे मिल गए कि जब भी टाइम मिलता था तो रंगमंच से कहीं ना कहीं जुड़ते थे, अच्छे नाटक पढ़ते थे, साहित्य में और कविता में, गज़ल में, इसमें लगाव था। तो ये सब मुझे लगता है कि उस ज़माने में भी पत्रकार अधिकतर जो है वो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए होते थे। कोई थिएटर से जुड़ा हुआ है, कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। मुझे याद है हमारे एक बहुत सीनियर हुआ करते थे, हम लोगों ने बहुत सीखे, नवीन जोशी जी, वो भी सांस्कृतिक पे बहुत अच्छा लिखते थे। साहित्य के लोग, थिएटर के लोग, रंगमंच के लोग, ये सारे लोग अखबार की दुनिया में आते थे। तब अखबार और मीडिया के अंदर एक क्रिएटिविटी हुआ करती थी, एक खूबसूरती हुआ करती थी, उसके अंदर कोई हिंसा नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। और हम लोगों को बताया गया कि पत्रकारिता का मतलब पहला जो हम लोग को सबक सिखाया गया, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, जनता तक सूचनाएं पहुंचाना। दूसरी बात ये कि जनता के हितों की बात करना। खैर उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए, वो आप देख रहे हो और आप खुद एक मीडिया के से जुड़े हुए। सर जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो उस दौरान जो है रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, जैसे कि नेट वगैरह नहीं था, तमाम चीज़ें ऐसी थी कि टाइपिंग वगैरह का लिखना पड़ता था हाथ से। तो उस दौरान आपको कितनी चुनौतियाँ आपके सामने होती थी? और अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि आसान हो चुका है सब कुछ, कि आप कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आपने गूगल पे तुरंत सर्च कर लिया, या टाइपिंग नहीं हो रही तो हाथ से नहीं लिखना है, टाइप आपने कर दिया फटाक से। तो क्या दिखता है आपको कि कितना सही है और कितना अच्छा हुआ है? देखिए, जब हमारे पास में संसाधन नहीं होते हैं तो हम अभ्यस्त हो जाते हैं उसी हिसाब से काम करने के। जब हमारे पास जिम नहीं था, जब जिम का कोई कंसेप्ट भी नहीं था, तब भी लोग कसरत करते थे, व्यायाम करते थे। उनको फिर जब जिम आ गया है तो अब आप लोग सोचते हैं कि भाई जिम के बिना कैसे कसरत की जाती थी। उस समय एक सिस्टम बना हुआ था, एक अनुशासन बना हुआ था, और उस अनुशासन के तहत हम लोग बहुत करीने से, कायदे से काम करते थे। एक सुबह मीटिंग हुई, सारे रिपोर्टर बैठ गए, इस चर्चा हुई आज शहर में क्या है, कौन क्या करेगा, फील्ड में निकल जाते थे। और हम लोगों की हर, जैसा कि अभी भी होता है कि बीट रिपोर्टर की एक पूरा ग्रुप होता है। हाँ, कि जैसे ये एजुकेशन देखेंगे, ये मेडिकल देखता है, कोई पॉलिटिकल देखता है, तो वो सारे अखबारों की और सारे अलग अलग मीडिया ग्रुप के लोग ये तय कर लेते थे। अंडरस्टूड होता था कि हमें यूनिवर्सिटी में मिलना है, या हमें पीजीआई में, जैसे मेडिकल का बीट है तो वहाँ पर, या फिर क्राइम का है तो एसएसपी की ब्रीफिंग होती थी, तो वहाँ पर मिलते थे। और उसके बाद जब घटना होती थी तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उससे एक दूसरे को मैसेज पहुँचाते थे। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है कि बिना कंप्यूटर की और बिना मोबाइल की रिपोर्टिंग, लेकिन तब भी खबर कोई नहीं छूटती थी हम लोग की, कोई नहीं छूटती। लेकिन मुश्किल तो बहुत होता होगा। वो मुश्किल बहुत हसीन हुआ करता था, वो मुश्किलें बड़ी हसीन हुआ करती है। सर कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बस पत्रकारिता अब यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए? ऐसी कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हो? हाँ, देखिए, गरीबी जो है वो अक्सर उसने इस बात को महसूस कराया कि भाई कहाँ इस लाइन में आ गए। कभी कभी लगा कि जब उम्र हो गई कि अब हम बीच मझधार में आ गए हैं, अब हम प्रोफेशन
छोड़ भी नहीं सकते हैं और दूसरे पेशे में आ भी नहीं सकते हैं। तो कभी कभी ये महसूस हुआ कि अगर मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ कहता हूँ कि पत्रकारिता में हम लोगों ने इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त कर ली कि अगर हम लोग इतनी मेहनत, उस मेहनत का एक अंश भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते तो 100 बार हम लोग आईएएस बन चुके होते। सही बात है। पानी में, बरसात में, मुझे याद है मैंने रिपोर्टिंग की है, 4-4 बीट पे काम किया है और मेरे पास में स्कूटर तक नहीं था। स्कूटर तक नहीं, मतलब उस ज़माने में स्कूटर आमतौर से ये वो हो गया था। और पैदल रिपोर्टिंग मैंने करीब 2 साल तक की है और टेम्पो का रूट सब मालूम हम लोग को होता था। तो लेकिन उसकी एक मस्ती थी, उसका एक बहुत ही उसका भी एक सौंदर्य था। तो सीखने की ललक थी। और लेकिन सीखने का एक बहुत लंबा सफ़र गुजर गया और आज ऐसा नहीं हो सकता है। आज किसी भी प्रोफेशन में 3, 4, 5 साल के बाद आदमी चाहता है कि हम उस चरम पे आए जहाँ पर वो जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया हमें, क्योंकि आपकी लेखनी जो है लोगों के दिलों पर राज करे। सर एक सवाल आखिरी हम आपसे और करेंगे कि आपकी लेखनी, लोग स्क्रॉल करते करते अगर आपके कोई भी लेख आ जाते हैं तो लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं कि आखिर नावेद जी ने आज लिखा क्या है, हम पढ़कर ही जाएंगे। तो कितना अच्छा लगता है आपको, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं और सभी के साथ ऐसा होता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको मैसेज भी तमाम आते होंगे कि नावेद जी ये है वो है, हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आप लिखिए। कैसा लगता है आपको कि जब आप उनके लिए अवेलेबल होते हैं, आप कैपेबल हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो? देखिए, मैं जब लंबे टाइम तक एक बंधी हुई पत्रकारिता में रहा तो उस समय एक कहीं ना कहीं बंदिश हुआ करती थी, इस बीट पे काम करना है। और मैंने तो लोकल रिपोर्टिंग बहुत की है, कभी मेडिकल पे, कभी एजुकेशन पे, कभी संस्कृति पे। तो और हमारे कई मित्र और हमारे छोटे भाई जो है सीधे पॉलिटिकल पे आए और वो दक्ष हैं। तो हम लोगों ने तो जब वो तय किया तो उस समय अपनी क्रिएशन या अपनी लिखने की आज़ादी नहीं थी। फिर एक समय जब ये आया कि हम एक नौकरी के जो बंधन से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने लगे, तो ये हमारे लिए एक वरदान था, या सबके लिए वरदान है कि सोशल मीडिया, बड़े बड़े वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, वहाँ पर हमें आज़ादी मिली। हम अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं लिखता हूँ, जो मुझे गलत लिखता है वो भी लिखता हूँ, गलत है अगर तो गलत भी लिखता हूँ। इस तरह के एक आज़ाद पत्रकारिता में कई जगह मुझे फ़ायदा भी मिला है, जैसा आपने कहा, मुझे सम्मान भी मिला है, अवसर भी मिले हैं, पैसा भी मिलता है। लेकिन पैसा कम मिलता है, कई जगह ज़्यादातर नहीं मिलता है, कहीं मिलता भी है, लेकिन कई जगह इसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और सच अगर किसी को चोट पहुंचाता है तो वो भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये एक अद्भुत चीज़ है। सर बहुत शुक्रिया, आप हम आए हैं हमारे आज स्टूडियो में, और कहना चाहूँगी क्योंकि पत्रकार के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं पे भी वो नहीं जा पाता, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए हैं। बहुत मैं एक चीज़ आप कहूँगा, क्योंकि मैं पहली बार आपके ऑफिस आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा आपका जो वेंचर है, जो आपका मीडिया हाउस है, उसका नाम इतना खूबसूरत है कि अटल न्यूज़ सुनकर मैं भागा चला आया। नितिन जी ने जैसे ही कहा, और मैं खुद इस बात की तलाश में था कि ये मीडिया हाउस कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ है, मैं जानना ही चाह रहा था। सर, यहाँ पे काम करने वाले भी एकदम अटल लोग हैं। हाँ, अटल मतलब मुझे लगा कि पत्रकारिता जो है वो एक अटल ही होती है, सिद्धांतों की, नैतिकता की, और जो उसके एक मानक है उस पर आप लोग, हमारी एक मनोकामना है, हमारा एक मतलब हमारी प्रार्थना और हमारी दुआ है कि ये पत्रकारिता के प्रति आप अटल रहो, जैसा कि आपका नाम है। और दूसरा उसका मीनिंग अटल बिहारी जी से, वाजपेयी जी वो इंसान थे जिन्होंने पत्रकारिता को एक पूरी दुनिया में एक इज्जत दिला दी। जैसे चाय वाले कहते हैं कि मेरा सम्मान बढ़ गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हमारे बीच का एक पत्रकार जो है प्रधानमंत्री बना, वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसको दुनिया सलाम करती है। तो अटल न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस मीडिया हाउस में वो अटल जी के संस्कार और भारत की जो पत्रकारिता है, जिसके अंदर एक सिद्धांत है, एक विचार है, निष्पक्षता है, वो सब कायम रहेंगे। नमस्ते। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।